अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शाहीन बाग की सरजमी पे, वो शाहीन बाग जो न सिर्फ हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ पे आप लोगों ने जिस तरह से इस्तकबाल किया, जिन मोहब्बतों से नवाजा, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूंकि इसमें ज़्यादातर तो डुमरियागंज पार्लियामेंट के लोग हैं, कुछ हो सकता है गोंडा बस्ती के भी लोग हों, चूंकि सरादें जुड़ी हुई हैं। मैं सबसे ज़्यादा तो अपने छोटे भाई अजीम साहब, मैं दिल्ली आ रहा था किसी सिलसिले में, बल्कि पर्सनल काम से आ रहा था। मेरी बेटी का 12th हो गया, उसको सेट का एग्ज़ाम लिखना था, आज बाहर जाना है पढ़ने के लिए इंशाल्लाह, तो उसके लिए मैं आ रहा था। फिर मेरे जहन में कुछ आया कि यार अजीम से बात हुई, मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं रहूँगा जामिया के इर्द गिर्द, तो कुछ जामिया के नौजवान साथियों से जो डुमरियागंज पार्लियामेंट के हों, उनसे एक मुलाकात हो जाए, और कुछ और प्रोफेशनल लोग जो यहाँ से पढ़ के जामिया से और मुख्तलिफ जगहों से पढ़ के जो लोग इस्टेब्लिश हैं, उनसे मुलाकात हो जाए। बात शुरू हुई रास्ते से, जब मैं कल चला, कल की परसों बात हुई, परसों शाम की बात। कल मैं वहाँ से चला, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था हमारे यहाँ, तो परसों हम लोग काफ़ी उसमें बिजी थे। और वो सिलसिला चाय के चर्चा से शुरू होके अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी तक पहुँच गया। और ये मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अभी अजीम साहब भी जल्दी माशाल्लाह कारोबार में आए हैं। अल्लाह ताला इनकी कारोबार में बरकत दे। हमारे बहुत हरदिल अजीज हैं, इनके साथ जो यहाँ पे जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जफर अहमद भाई का, फजलुर रहमान भाई का, मोहम्मद अहमद साहब जो हमारे बीच में हैं, अभी बहुत अच्छी तकरीर की इन्होंने, जमाल भाई हमारे बहुत ही अजीज हैं, हाशिम भाई, अब्दुल अजीज भाई, वदूद चौधरी साहब, फारूक भाई, ये फारूक अहमद साहब ये वाले हैं क्या? ये आप सब के मामलों में समझते हैं, ये हमारे मामलों में तो आप सब के भी मामलों में। और डॉक्टर फैजान साहब, डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हुए हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर अभी आपने की, सबका जवाब दूंगा और आप लोगों से सवाल भी पूछूंगा और आप लोगों से मशवरा भी दूंगा। थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, वैसे भी सैटरडे नाइट है, इंशाल्लाह आज तो मुश्किल नहीं रहेगी। कल फजलुर रहमान भाई, जियाउल हक भाई, नदीम भाई, एजाज अहमद साहब, बाकी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो सब लोग मेरे लिए इन लोगों का जिनका मैंने नाम लिया है उनसे कम नहीं। मैं आप सब लोगों का इस शहर में, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने स्पीकर ने कहा कि यहाँ पे अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस वक्त नहीं है। और आप लोगों ने मेरे लिए वक्त निकाला, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस शेर के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। शेर हो सकता है ये थोड़ा बात इधर उधर हो, मगर है मेरा जाती, चुराया है कहीं से मगर बना लिया है मैंने उसको जाती। कि वो जो अहले सियासत है, वो जो अहले सियासत है, वो सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इसकी शायद शुरू की कुछ लाइन और है, मगर मैं इसी को पकड़े हुए। और मोहब्बत हमारा तो हक होता है, क्योंकि हम जिसके चाहने वाले हैं, जिसके मानने वाले हैं। अहमद भाई ने भी बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हम लोग अपना आइडियल मानते हैं, जिन्होंने पूरी न सिर्फ सऊदी अरब में, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया, वो मोहब्बत के करीने से लहराया, ना कि तलवार की आग में, जो आरएसएस और बीजेपी वाले कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, इखलास से, मोहब्बत से, अभी हमारा एक छोटा भाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वसीम, जब भी पढ़ रहा था, जब मैं पहुंचा था इतवार की सरजमीन में। देखिए, सियासत मेरा पेशा नहीं है, मेरा पेशा तो मैं, जैसे आप लोग हैं ऐसे ही एक मध्यम परिवार या मिडिल क्लास, हो सकता है अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, जमींदारी मगर टूटने के बाद जब 20 साल गुजर गया तो सब मिडिल क्लास हो गए। तो मैं भी आप लोगों के बीच का हूँ, और ये सही है कि डुमरियागंज की सरजमीन हमेशा से तालीम के मामले में बहुत आगे रही है।
आजमगढ़ हो गया, डुमरिया गंज, सिद्धार्थनगर जो पहले बस्ती हुआ करता था, खैर हुआ था, वहाँ पे शिवली कॉलेज था। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे बड़े वालिद साहब, काफी लोग अगर बस्ती के होंगे तो उनको जानते भी होंगे, प्रिंसिपल मकबूल साहब खैर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिया का, से भी नवाजे गए थे। और तो इस दुनिया में नहीं है वो, मगर उन्होंने तमाम IAS ऑफिसर, तमाम जन्नत हुसैन साहब, माजिद हुसैन साहब, तमाम लोग जितने भी मुस्लिम IAS आपको अभी जो पिछले 5-7 सालों में रिटायर हुए हैं और जो सिद्धार्थनगर, बस्ती, खलीलाबाद के रहने वाले होंगे, तो आप अगर उनसे मिलेंगे, उनके फैमिली से मिलेंगे, तो वो प्रिंसिपल मकबूल साहब के बारे में जरूर बताएंगे। इस तरह के बच्चों को वो छांटते थे जब वो प्रिंसिपल थे। बहुत सारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, तमाम नेता, जैसे राम प्रसाद चौधरी जी, किंकर सिंह जी की भी डेथ हो गई, मुझसे बोले यार आपके बड़े पिताजी को देख के हम लोग गली बदल दिया करते थे। तो मैंने कहा भाई आप तो बहुत माफिया आदमी थे, आपके तो एक गोली यहाँ पे हाथ पे भी लगी थी। बोले भैया उनसे बड़ा माफिया कोई नहीं था बस्ती में, जब वो निकलते थे छड़ी लेके तो अच्छे बदमाश सब छोड़ दिया करते थे। तो मेरा बताने का सिर्फ नजरिया ये था कि हमारा जो ददिहाली और ननिहाली दोनों जो मेरा खानदान है वो तालीम से बहुत, हमारे नाना साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स उस दौर में किया था, हमारे सारे मामू लोग, हमारी खाला सब पढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, हम सारे भाई बहन, तो सब लोगों ने अलीगढ़ जामिया का। और आपको बता दूं जामिया के जो पहले रजिस्ट्रार थे मेरे ससुर साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के MBBS के फर्स्ट बैच के टॉपर थे। और जो उनकी अहलिया है, अल्लाह हमारी सास जो उनके वालिद जामिया मिलिया के पहले रजिस्ट्रार और कंट्रोलर थे। तिकोना बार पे आप देखेंगे तो चौधरी इरशादुल हक लिखा हुआ, वो उन्हीं का नाम है। तो ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि तालीम से हम लोगों का बड़ा गहरा नाता है। तो सियासत तो मुझे विरासत में मिली नहीं थी, सही यही है, मगर जब हम लोग अलीगढ़, मेरे वालिद साहब का इंतकाल बहुत कम उम्र में हो गया था, एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास 3। उसके बाद हम लोग गोंडा में पोस्टिंग की, कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे। और मामू हमारे वालदा के सालाजाद भाई हैं, जानते हैं। हमारी वालदा के अंदर एक था कि हमारे सारे चारों बच्चों को हमको अलीगढ़ भेजना है, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा था, उनके अब्बा ने पढ़ा था। हम लोगों को भी साहब क्लास 6 के बाद हॉस्टल भेज दिया गया, नहीं तो सर भी वो बदमाशों का स्कूल था। बहरहाल वहाँ से हमने अपनी तालीम की, हाई स्कूल किया, फिर मैंने वहीं से हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मेरा दाखिला हो गया। तो 12th में क्या शॉर्टकट देखा मैंने कि जल्दी में कैसे बाहर आ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वापस आके हमने अपना कारोबार शुरू किया, कंस्ट्रक्शन का, कुछ जहन में एजुकेशन के सिस्टम पे काम करने का था, उस पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम लोग CBSE का रन कर रहे हैं। और ये अगर कोरोना या डिमोनेटाइजेशन ना होता तो शायद हम जो सियासी मैदान में जो उतरे थे इटवा विधानसभा से, तो वो हम लोगों ने कुछ मास्टर प्लान बनाया था कि डुमरियागंज में, इटवा में, मुख्तलिफ जगहों पे अच्छे स्कूल्स जो नीचे के बच्चों को हम तैयार करें। होता क्या है, जैसे हम लोग कॉन्वेंट में पढ़े हैं, तमाम आप लोग पढ़े होंगे, हो सकता है ना भी पढ़े होंगे, तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो नीचे से आपका जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहरहाल बात कहीं से कहीं जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सियासत, मुझे विरासत में नहीं मिली थी। मेरे वालिद साहब PWD में इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर था, अपना कारोबार किया। हाँ, ननिहाल में थोड़ा सियासत के मामला थे, तो वहाँ पे हम लोग लड़ाया करते थे अपने मामू को। आजकल तो बेचारे जेल में, दुआ करिए अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्दी रिहा करे, जिस हालत में है आप भी जान रहे हैं कि क्यों है, कैसे। तो उस दौर में हम लोगों ने ये तकरीबन 14-15 इलेक्शन जब हुए तो हम लोग चूंकि आते थे, अलीगढ़ से लड़ाई करते थे, तो एक आइडिया हो गया कि इलेक्शन में क्या होता है और इसकी बुनियादी काम क्या है। तो ये लगा कि बुनियादी काम तो ये है कि लोगों की खिदमत करना है। पहले लोगों को जो हमारे, जब मैं डुमरियागंज में आया तो मुझे लगा यहाँ पे नेता को नेता नहीं पीर समझते। जब मुझे मायावती जी ने, ये भी बहुत मतलब अजीबो गरीब वाकया है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो तकरीर नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात को आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि एक आदमी में यहाँ पे 1000 नहीं 10,000 वोटरों को घुमाने की शुफत है, इसका मुझे अंदाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब आया सियासत में था, उनके साथ देखा करता था, काम हम लोग हमेशा अपना करते थे। BSP की हुकूमत थी, बल्कि हुकूमत नहीं बनी थी, 2004 की बात है। मुझसे कहा गया कि ऐसा है, वहाँ पे आपको इटवा में BSP से चुनाव लड़ाया जाएगा। और उनके मिनिस्टर से बहुत करीबी हुआ करते थे।
मैंने बोला मुझे क्यों बुलाया जाएगा? बोले नहीं, वहाँ पे एक साहब है वो छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको तैयारी करिए, आप यहाँ तो कंटेस्ट में। ठीक है, बहरहाल मैं गया वहाँ पे, तो मुझे एहसास हुआ कि डुमरियागंज विधानसभा के मुकाबले कहीं ना कहीं इतवा में ज्यादा बैकवर्ड और एजुकेशनली ज्यादा पीछे हैं यहाँ के लोग, और वो हैं। डुमरियागंज इतवा में जो दूरी 15 किलोमीटर की, मगर 15 साल की फर्क है प्रधान जी, है कि नहीं? ये कहे कि हमारे पूर्व प्रधान हैं, तो मैंने उस चीज को, लोगों ने उस चीज को बड़ा माइंडली ऑब्जर्व किया। अब तो तमाम बच्चे जो अभी वकील हमारे बीच में बोल रहे थे कि उस टाइम पढ़ते थे जामिया में, याद है तुमको बैडमिंटन खेलने आया था मैं तुम्हारे पास? तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 की। बहरहाल उस टाइम कुछ मामला ऐसे हुए कि साथ में नहीं लड़ा, सीधे बस गुजरता गया। फिर आया 2017 14 का वाकया आया। बीएसपी में तो जानते हैं आप, एक दिन खत्म होता दूसरे दिन शुरू। बोले भाई पार्लियामेंट लड़ी, हमने कहा नहीं लड़ सकते। बहरहाल हमने कहा कि साहब वो हमारे यहाँ के सांसद रहे, बीएसपी से हम लोग कांग्रेस में चलेंगे तो इनको वापस लेके आते हैं। लेके आए, वो सांसद थे, लड़ाया गया, वो हार गया। मगर तभी मायावती जी ने कह दिया कि असेंबली इसी को लड़ाऊंगी। उस समय माता प्रसाद जी स्पीकर थे, बहुत ताकत में थे, और सब हमारी कौम भी उनके साथ था। बहरहाल मैं 17 का चुनाव लड़ा, पहला लड़ाया तो 17-18 था, हालात तो बहुत गया था, मगर पूरा पहली बार लिखना भाई। और कुछ ऐसा मुकद्दर रहा कि शुरू में तो हालात बहुत अच्छे थे, मगर आखिरी में सपा और कांग्रेस का अलायंस हो गया। याद होगा 2017 वाला? अच्छा, हमारे यहाँ जो विधानसभा स्पीकर थे माता प्रसाद जी, और कांग्रेस में थे मुकीम साहब। मुकीम साहब को लगा ये तो मेरा टिकट लेके आ गया है, दोनों लोग इकट्ठा हो गए। अपने लिए इतनी मेहनत नहीं की जितनी उनके लिए विचारों ने कर दिया। बहरहाल बहुत मेहनत से चुनाव लड़े वो भी, और जब मैं पहुंचा तो आप यकीन नहीं मानिएगा, मेरे पास अपना भी वोट नहीं था, मगर 1 साल का वक्त था। और वो जो शेर मैंने पढ़ा भी कि मोहब्बत के दम पे और इखलाक के दम पे, बहुत लोग अभी हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि जो है एक तरफा हो जाता है, हम 10 होते हैं वो 20 होते हैं। तुम्हें पता है काजी जलील अब्बासी साहब, वसीम साहब, आपका मैं अटेंशन चाहूंगा, काजी जलील अब्बासी साहब वहां से 2 मरतबा MP रहे। उनके भाई अदील अब्बासी साहब वो MLA रहे, तौफीक साहब MLA रहे, कमाल साहब 25 साल MLA रहे। और तब तो माइनॉरिटी का वोट बैंक कम था कि नहीं था? हमको अपने अखलाक पे काम करना है। वसीम, मैं 50,000 वोट पाया 17 में, और माता प्रसाद जी 45,000 वोट पाए। ठीक, यही तो था। और सतीश द्विवेदी पाया 59,000 वोट। मैंने जो 50,000 वोट पाया उसमें मुझे 25,000 हिंदू भाइयों का वोट मिला, इखलाक के दम पे और अपनी मोहब्बत के दम पे। और ये हमारे करीबे में हम अपने इखलाक से हटे गए। मैंने देखा 15 साल 20 सालों में हमारे अंदर कोई जरा सा भी कुछ कह दे तो फौरन बाहर चढ़ा के तैयार नहीं झगड़ा करने के लिए। अरे भाई, हम जिसके मानने वाले हैं उनके ऊपर तो कितने दिन तक कूड़ा डाला था अहमद भाई, उसके बाद भी उसकी खैरियत लेने के लिए पहुंच गए। तो हमारी जो नस्ल है, जहां से हमको डेरिवेशन आना चाहिए, जहां से हमको अपने अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए, तो हमारे अंदर बहुत कम हो गया। तो सबसे पहले मुसलमानों को, मैं अपने लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमको अपने और अपने लोगों के अखलाक पे काम करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह आप अपना अखलाक ठीक कर लेंगे, आप इम्प्रूव कर लेंगे, कामयाबी आपके कदम चुनेगी इंशाअल्लाह। पिछले 2007 से 4 से हालात शुरू हुए नए उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, भी निर्दलीय MLA जीतना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि हम हराने लगे भाजपा को। कौन जीता है? इम्तियाज या अजीम कितना हमारे लिए काम किए वो नहीं देखा। मैं 50,000 वोट पाया हारने के बाद 5 साल में, मुझसे ज्यादा वहां के 25 साल में कोई नेता गया होगा गांव घर तो आप यही सियासत छोड़ दूंगा। बताइए गलत कह रहा हूँ? सोशल मीडिया मेरा सिर्फ चेक कर लीजिएगा। भड़रिया मतलब चंद्रदीप घाट से लेके, खासतौर पे सिंगारजोत घाट से लेके, और उसके बाद बेलवा तक चले जाइए, गुलौरा तक चले जाइए, कहीं कोई मामला होते थे मैं पहुंचता था। लोगों की जो लड़ाई लड़ सकता मैं लड़ा। और अभी जैसा कि हमारे जो वसीम भाई बता रहे थे, मुझे वाकया याद नहीं क्योंकि मेरी इनकी मुलाकात ही नहीं हुई थी। अजीम अक्सर फोन करते रहते, तमाम हमारे साथी ऐसे फोन पे बात करते हैं। ये मेरा तरीका है कि लोग सोचें कि ऐसा नहीं तो अरशद भाई झूठ बोलते, मैं कहता हूँ होल्ड, इसीलिए 2 फोन लेके चलता हूँ, एक पे दरोगा दूसरे पे भाई होता है जो सुन रहा होता है।
कि मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए। तो मैंने कभी भी छुप के कोई काम नहीं किया, हमेशा खुल के काम किया। और एक गांव में कहावत है कि सोवत ना चुम्मा दे थे मैं चुम्मा ले गई, ये मेरा एक स्टाइल है। और जो भी चीज है वो बेबाकी से रहा। भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार में रही, मैं कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, कभी भी मैंने दब के रहा ना, अपने लोगों का मैंने मोरल दबने को दिया, ये सच्चाई है। और 2022 में जब बसपा के हालात बहुत खराब हो गए और हमारे साथी सब कहने लगे भैया जिंदगी लग जाओ ऐसे कर, पता नहीं क्यों मायावती जी से इतनी नफरत हो गई कि जहां जाए कहें भैया वोटों कुल ठुका दे देंगे मगर एक साथ ना रहो। कुछ अल्लाह ताला ने ऐसे हालात बना दिए कि हमारे मामला ऐसे हो गए कि हमारी जो है समाजवादी पार्टी से बात हुई और मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको लड़ना है। मैं इस नियत से नहीं गया था कि शायद मुझे लड़ने का मौका मिले, मैं तो ये गया कि यार चलो सब इतना परेशान किए हो, पार्लियामेंट देखा जाएगा और समाजवादी चले, पूरा इलाका पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान चला गया तो हम भी चलते हैं। जब इमरान मसूद जैसे लोग चले गए तो हमने कहा चलो, और हमको इज्जत भी दे रहे थे तो मैंने कहा चलो भाई। मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको तो लड़ना है हाजी साहब। मैंने कहा ये कैसे, बोले हमारा सर्वे है और आप दूसरे नंबर पे थे और चचा की उम्र बहुत हो गई है आपके। मैं चूंकि उनको तकरीर में दोनों चचाओं को चचा ही लेके बात करता हूँ क्योंकि बड़े हैं, हमारा काम है अदब से बात करना, किसी भी अपने विरोधी चाहे कोई भी, सतीश भी मिलते हैं तो भाई से ही बात होती है। तो बोले नहीं आपको लड़ना है। मेरा 5 साल का जो तैयारी थी समझिए, 50 दिन मेरा बस्ता रखवा दिया भैया ने, हमारे जो उत्तर प्रदेश के भैया हैं अब तो हमारे साथ हैं, अखिलेश भैया ने। और उसके बाद वो, और मैं ये नहीं कहूँगा कि अखिलेश जी ने मेरे लिए कहानी, जो सच्चाई है उन्होंने पूरी कोशिश की कि माता प्रसाद जी वासी शिफ्ट हो जाए या लड़े, मगर वो माने नहीं। उन्होंने इस चीज को प्रतिष्ठा बांध ली कि तो अरशद की उम्र अभी 44 है और हमको तो 50 साल हो गया विधानसभा देखे, हम कैसे मान लें। तो उन्होंने मुझसे कहा वो मान नहीं रहे, तो हमने कहा जब वो 87 पे नहीं मान रहे हैं तो हम 45 पे कैसे मान लें। हमने कहा तो लड़ाई हो। इसी बीच में मुझे कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर लीडर का मैसेज आया, मैं जानता ही नहीं था उनको कौन है, राजेश तिवारी जी। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल किया, बोले मैं मिलना चाहता हूँ। फिर मैंने अजीम को कॉल किया। अजीम हमारे थोड़ा मशवरे में मैं इनसे जरूर लेता हूँ क्योंकि माशाल्लाह हैं तो छोटे मगर इनकी जहन बहुत अच्छा है और अच्छी चीज़ों को पिक करते हैं। और बताया उन्होंने, तो मैंने कहा यार देखो है कौन राजेश तिवारी, तो मैंने कहा भैया तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं छत्तीसगढ़ के। तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ का आदमी है, यूपी में क्या कर रहा है। तो बोले ये सही प्रभारी है हमारे प्रियंका जी के। तो मैंने कहा प्रियंका जी के सही प्रभारी तो इम्पोर्टेंट आदमी है। बहरहाल मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा मैं मिलने आना चाहता हूँ मेरे घर। मैंने कहा मैं आता हूँ, बोले नहीं मैं आऊँगा। वो आए बेचारे, नाश्ता वाश्ता हुआ, उन्होंने बताया कि भाई हम लोग चाहते हैं आपके ऊपर, हम लोग सर्वे किए हुए हैं, प्रियंका जी की टीम में आपको जोड़ना चाहते हैं और आपको यहाँ से चुनाव कराना चाहते हैं। मैंने छूटते ही कहा कि देखिए मेरी एक नेशनल लेवल के लीडर से जिससे मेरे बहुत पुराने ताल्लुक रहे हैं और मेरी बात हुई, वो मुझे लड़ाना चाहते हैं और आप अगर कह रहे हैं तो मुझे 48 घंटे का मौका होता है कि मैं एक मरतबा उनसे कम से कम आगे कहीं भविष्य में मुलाकात हो तो नजर मिलाने लायक रहूँगा। मैं मैदान छोड़ के भागूंगा, उनसे इजाजत लेके, नहीं इजाजत देंगे नहीं लड़ाएंगे तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। बहरहाल 24 घंटे 48 घंटे गुजरे, सपा वालों को भनक लग गई कि ये कहीं जो है सिस्टम इनका चल रहा है। इस बीच में मैंने बताया कि 24 घंटे तक रिपोर्ट नहीं आई, परंतु उस टाइम अखिलेश जी बिल्कुल सीएम हो चुके थे, इतनी भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो बहरहाल हमको जब रिप्लाई नहीं मिली तो मैंने कहा भैया रेडी, अब बताइए व्हाट टू डू। उन्होंने बताया कि दिल्ली आना है 10 जनपद में। अजीम को मैंने फोन किया तो यहाँ पूरा शहर बंद था। मैंने कभी खाने में बोले नहीं, 10 जनपद के इंतजाम रहा। तो 10 जनपद के नाम पे थोड़ा मेरी भी आंखों में चमक आई, यार एड्रेस तो हिंदुस्तान का सबसे पुराना है। मैंने कहा चलो भाई। मैं आया और मैं मिला प्रियंका जी से और प्रियंका जी से मैंने 2-3 सवाल पूछे। मैंने कहा मैडम, तब तो मैं दीदी भी कहता था, मैडम ही मिलते हैं कहते मैंने बात की। मैंने कहा मैडम आप मुझे इलेक्शन लड़ाना चाहती हो? यस। मैंने कहा व्हाई नॉट मिस्टर मुखी, क्योंकि ही इज ऑलरेडी इन योर पार्टी एंड ही इज अ मुस्लिम कैंडिडेट। तो उन्होंने कहा कि इज ओवर, जेन्युइन बात जो मैं बता रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आई एम आल्सो ऑफ 45 एंड रिमेनिंग 15 इयर्स जहां भी मैं जाऊंगा आई विल बी कंप्लीट ऑनेस्टी इन दैट पार्टी। सो वो दिन, और ये भी बताया मैंने कहा कि 2 तरफ की आंधी चल रही है, एक साइकिल की, दूसरी तरफ कमल की।
और इसमें बीच में नैया निकालना आसान नहीं है, मगर मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीतना हम अल्लाह के हाथ में। और वही हुआ, मैं पहुंचा और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पार्टी में आओ, हम चाहते हैं कि वहाँ पे तुमको डेवलप करेंगे और हम चाहते हैं कि कांग्रेस की नई लीडरशिप में हम तुमको जगह देंगे। फिर मैं वहाँ से आने के बाद अच्छा एक वहाँ पे वाकया और हुआ। जब हम लोग मिले तो हम लोग खड़े होकर बात करने लगे कमरे से बाहर आके, तो दीदी का चश्मा लेके एक साहब आए, वो दूर खड़े हो गए, तो उनको मैं देख रहा था, इनकी नजर कहीं और थी, तो एक पलटी उसकी तरफ, तो बड़ा पोलाइटली उन्होंने पूछा तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? तो उन्होंने कहा दीदी आपका चश्मा छूट गया। उन्होंने उससे चश्मा लिया, उसको डांटा, तुम आके नहीं दे सकते। मतलब शी वाज सो हम्बल, ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने बड़े स्टेचर की लेडी, भाई जिसके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हों, जिसके जो है नाना प्रधानमंत्री रहे हों, जिसके वालिद प्रधानमंत्री रहे हों, और इतना सिंपल। मैं बहुत ही उसको वो मेरी चीज बिल्कुल दिल में लगी, क्योंकि दूसरे दिन मेरी समाजवादी में पीसी तैयार थी लखनऊ, ये भी बता दूंगा। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट उतरा तो बोले कि अगले दिन ने कहा कल पीसी है 4:30 बजे। मैंने कहा कि पहले मैं जो पीसी करने आया हूँ वो निपटा लूँ फिर बताऊंगा। अजीम साथी में थे, फूल लेके गए थे यहाँ से प्रियंका जी के, ये भी बहुत ज्यादा उनको पसंद करते हैं, फूल लेके गए उनको पहुँचाया। तो बहरहाल वहाँ पे मैं मिला तो जो उनका एक इंटरेक्शन था वो बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार था, वो बड़ा हिट किया। फिर मैंने कहा उनसे कि ऐसी बात है, और कम टाइम था मेरे पास, काफ़ी कम टाइम था, 18-19 दिन बचे थे मेरा काम। ये था कि मैं पहुंचूंगा जहाँ से सवेरे मेरा अनाउंसमेंट और मैं यूनिफॉर्म लेके चला जाऊंगा। और हमारे यहाँ डुमरियागंज में आप जानते हैं मैंने ये प्रथा शुरू की जब मैं चुनाव लड़ने लगा 17 में, तो कोई जाऊँ गाँव में तो ताले भाव को बजोकर पूरा सन्नाटा, कढ़ाई वरई में इतना बड़ा ताला कि साला चोर आके भाग गया। मैंने कहा भैया मकान मालिक कहाँ रहे थे? बोले कोई बोला पूना, वापी, बम्बई, कुर्ला, वहाँ पे कहाँ? तो बोले कोई कहा दारू खाना, कोई कहा गोइंडी, कोई कहा भिवंडी। मैंने कहा चलो भैया मोटर स्टार्ट करो। मैं पहुँच गया बम्बई। मैंने कहा यहाँ कोई मिल ही नहीं रहा है तो चलो वही बात होगी। बहरहाल वो कैंपेन हमारी बहुत शानदार रही, और आज डुमरियागंज पार्लियामेंट बिस्मिल्लाह यहाँ शाहीन बाग से। जहाँ तक सवाल टिकट का है, मुझसे आज 1 महीना पहले जब तक कोई गठबंधन नहीं हुआ था, जब हम 80 सीटों पे लड़ रहे थे, मुझसे पूछा गया, मैंने कहा अगर प्रियंका जी कहती हैं ये हमारी पार्टी का डिसीजन है तो मैं लड़ूंगा, जीतना हारना तो अल्लाह के हाथ में, जो लड़ेगा वही जीतेगा। और मायूसी कुफ्र है, हम लोगों को कतई अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे माइनॉरिटी में है या हम तादाद में कम है। हम अगर उसी 20% को हर फील्ड में लीडर्स है, तमाम हमारे लीडर बैठे हुए हैं, कोई अपने मेडिकल साइंस में लीडर है, कोई अपने लैंग्वेज में लीडर है, कोई अहमद भाई हमारे जो है मीडिया में लीडर है, सब लीडरों की तो जमात बैठी हुई है, सब लीडर्स, हर फील्ड में लीडर्स। अगर हम एजुकेशन देंगे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, उनको दीन के साथ तालीम देंगे, दीन की अहमियत समझाएंगे, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त आपका बहुत शानदार है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिस पार्टी से मैं ताल्लुक रखता हूँ, भाई को भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ लोगों को भूख लगना शुरू हो गई, बातचीत शुरू है, माजरे चाहूंगा, माफी चाहूंगा, बधाइयों। और अलीगढ़ में ज्यादा दूरी नहीं, 14 साल में अलीगढ़ में रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा इसी बहाने भाई का जो है कम से कम सोच रहे हो कि यार ये तो डुमरिया में लड़ेंगे, वोट हमारा बधाइयों में शाहीन बाग से बैठा के भेजना है लोगों को, आपको ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो मेरे दोस्तों, बहरहाल मैं लड़ा और बहुत अच्छा रहा, और मैं कांग्रेस में अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से, जब मैं 80 में तैयार था तो अब 17 से 23 में भी मुझसे कहा गया अभी परसों ही कि आप भाई अनुमान सेट वाली पोजीशन में आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो परमानेंट लड़ने वाले लोग हैं, कोई नहीं होगा साला खुदे उठ के पट के, मगर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो हालात हैं आज पूरे मुल्क में आप बताइए, कल पे जो हादसा है, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं फजर पढ़ के सबसे पहला फोन किया मुझे, जबकि मैं 1 बजे 12:30 1 बजे पहुंचा। मतलब ये किस मोड़ पे लेके जाना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, समझ में नहीं आ रहा है। इतनी जहर, इतनी नफरत हो दिया है कि हमको लगता है कि राहुल जैसे लोगों को कम से कम 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी, पथ पे चलना पड़ेगा, तब ये मुल्क ठीक हो पाएगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आज कम से कम हमारे
हमारे देश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लोग हैं जो आपकी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। आज नफरत के इस दौर में, आज नफरत के इस दौर में मोहब्बत की बात करने वाले अगर कोई है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मैं उस पुरानी कांग्रेस को नहीं जानता हूँ, ना मैं उस कांग्रेस में था, मैं आज की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। पुरानी कांग्रेस की तो बहुत कहानियां सुनी, मगर वो जो पुरानी कांग्रेस करती थी, जो उसमें लोग करवाते थे, सबको समझ लीजिए वो जो मच्छरदानी वाली मशीन आती है, पूरी जेट लगा के हर चलती है, वो चला के राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने खाली करवा दिया है, आरएसएस फ्री कर दिया है कांग्रेस। आज जिस दौर में मुल्क जा रहा था, हमें तो लग रहा था कि जो बेचारे छोटे तबके के हिंदू भाई हैं, वो कुछ दिन में ही क्या बल्कि बहुत सारे तो मोदी जी को भगवान मानने लगे थे कि नहीं मानने लगे थे? आप बताइए। जो बेचारे अनपढ़ थे, जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं था, आज सवेरे का वाक्य बताता हूँ। मैं अपनी बेटी को गया छोड़ने के लिए, उसके एग्जाम के लिए, मैंने गाड़ी और ड्राइवर वहां छोड़ा। मैंने कहा मैं बहुत जमाना हो गया कभी ओला में नहीं बैठा। सही बात तो ये थी, मेरे पास ऐप नहीं था, मैंने ऐप डाउनलोड किया। एक 22 साल का लड़का, त्यागी नाम था, यहाँ के आपके बागपत का। बातचीत होने लगी, मैंने कहा उसे क्या हाल है, कैसा कारोबार चल रहा है? बोले भाई साहब ये ना पूछो, सब पूछो ये ना पूछो। मैं समझ गया दर्द तो है इसके। मैंने कहा खाते में कुछ पैसे वैसे हैं? बोले कुछ ना बचे रहे, किस्त देना मुश्किल हो रहा भाई, एक आध गाली भी दी उसकी। फिर मैंने कहा यार ऐसी सरकार क्यों बना देते हो तुम लोग कि ना तो बैंक में पैसा है, गाड़ी की भी तुम्हारी कंडीशन अच्छी ना है। तो बोला कि भाई जी क्या बताऊं, सब चौपट कर रखा। अभी G23 हो रहा है, इसमें कुछ लगता है कमाई हो जाएगी। अरे हमने कहा कोई आएगा तब तो कमाई होगी, हमने कहा ये सिर्फ मीडिया में चलेगा। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा ये बताओ कौन सी बिरादर में, जैसे पूरब का आदमी जरूर पूछता है कौन से जिले के हो, कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी बिरादर हो? तो बोला पंडित। तो मैंने कहा पंडित हो तो यार पंडित जवाहरलाल नेहरू के तुम तो वंशज हो, तुम तो कांग्रेसी हो गए। बोला ना भाई साहब मैंने तो भाजपा को वोट दिया। तो मैंने कहा क्यों दिया? बोले दे दिया ऐसे मोदी जी को दे दिया। मैंने कहा धर्म के नाम पे दे दिया? बोले ना जी सब दे रहे थे तो मैंने भी दे दिया। और मैंने कहा राहुल गांधी क्या है? तो मुझसे कहता है कि राहुल गांधी लोग कह रहे हैं कि मुसलमान है। मतलब शॉकिंग। मैंने कहा राहुल दिस वाज द सेम टोन ही वाज टॉकिंग टू मी। बोले लोग कह रहे हैं कि वो मुसलमान था। मैंने कहा राहुल गांधी पंडित हैं, राहुल नाम है, मुसलमान होते तो इमरान सलमान होते। तो बोले ना जी ये कह रहे हैं उनके पिताजी थे। मैंने कहा राजीव गांधी भी पंडित थे। बोले ना उनसे ऊपर वाले। तो उसने कहा मैंने कहा फिरोज गांधी। बोला हाँ भाई साहब वही मुसलमान। फिर मैंने उसको पूरी हिस्ट्री बताई। और मैंने जब कांग्रेस में आया तो मैंने कहा लिटरेचर जान में पता नहीं कहाँ बताना पड़ा। तो मैंने बताया कि नेहरू जी ये जेल में थे, उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, इंदिरा जी पढ़ के आए थे, गांधी जी ने फिरोज गांधी साहब को भेजा। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि फिरोज गांधी थे क्या। फिरोज गांधी तो पारसी थे मगर बहुत ही इंटेलेक्ट आदमी थे और बहुत हाईली एजुकेटेड थे, लंदन से पढ़ के वो आए थे। और उस जमाने में जैसे आज कैंसर की बीमारी है, उस जमाने में हुआ करती थी वो फांसी वाली जो ट्यूबरक्लोसिस। और जब किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाती थी तो लोग छोड़ के भाग जाते थे। तो उस टाइम पे इंदिरा जी के साथ वो उनके टेक केयर में गांधी जी ने कहा कि पंडित नेहरू जेल में बंद कर दिया है, तो उनकी पत्नी को जरा तुम देखो। दो बेचारे इलाहाबाद के रहने वाले थे। और गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर फिरोज गांधी जैसे हमारे पास 4 लोग और होते तो मैं शायद आजादी और पहले करवा ले जाता स्कूल की। इतने काबिल आदमी थे। बहरहाल वो फिर एक दूसरे को पसंद हुई, फिर शादी का मामला हुआ, उस पर पंडित नेहरू नाराज हुए, फिर अल्टीमेटली गांधी जी ने करवाया। तो मैंने उसको पूरी हिस्ट्री बताई। बोले भाई साहब ये बात है? कहा मैंने कहा राहुल गांधी के बारे में और क्या जानते हो? बोले आदमी तो कह रहा है। बोले शहर वाले भाई साहब, बोला आदमी तो कह रहा है। मैंने कहा राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहते हो? पंडित से, त्यागी से। त्यागी ने पंडित नाम था उसको, पता नहीं क्या तेज पंडित एक कुछ था। तो बोला ना आदमी तो कह रहा है भाई साहब 500-600 किलोमीटर चल रहा है उसमें। मैंने कहा 4000 चल रहा है, ये भी बता रहे हैं क्या भाजपा वाले? बहरहाल उसने कहा कि हाँ भाई साहब आदमी तो बढ़िया। तो मैंने कहा यार अपनी जिता दो। बोला भाई साहब लोग जो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएगा तो देश पीछे हो जाएगा। मैंने कहा देखिए आरएसएस कहाँ तक पेनिट्रेट कर रही है।
फिर मैं उसको समझाया कि राहुल गांधी दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, पानी के अंदर 45 मिनट रह सकते हैं, डेली 10 किलोमीटर की रनिंग करते हैं। मैंने उसका काफी ब्रेन वॉश किया। होटल पे आया तो मैंने कहा तुम यही छोड़ दो मुझे, सूर्या होटल के गेट पे अंदर जाओगे तो तुम्हारा, उससे मैं अखलाक, अपने सिर्फ अखलाक की बात कर रहा हूँ, मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम बेटा यही छोड़ दो मुझे, मैं पैदल चला जाऊंगा। ना भाई साहब मैं आपको वहीं गेट तक छोड़ूंगा, आप अच्छे आते हैं। मैंने कहा अच्छा, रास्ते में लोगों को फोन आ रहे थे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम हो रहा था। गेट पे आया, उसका जो पैसा हुआ उसको मैंने 40-50 रुपए और उसको एक्स्ट्रा दिया कि भाई रखे उसको। तो बोला भाई साहब गेट पे बाहर क्यों छुड़वा रहे थे जब आप यहाँ सब दरबान जानते हैं। मैंने कहा यार, मैंने सोचा तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारा बिना वजह का 10-20 रुपए का तेल फूकेगा, तुम्हारा यही बच जाएगा, कम से कम देश तो बर्बाद कर दिया मुझे। बोला भाई साहब देश तो तबाह कर दिया ना, और आज यहाँ कसम खा के जा रहा हूँ आपको, वोट में राहुल गांधी को ही दूंगा। तो ये इतने भोले लोग हैं, 25 मिनट के सफर में कहाँ तो मोदी फैन थे, एक फैन हो गए। तो ये बेचारे भोले भाले लोग हैं, इन पे काम कर रहे हैं लोग, हम अपने लोगों पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग जो नीचे जिन पे काम होना है वो काम हो जाए तो अभी सारी चीजें आसान हो जाए। होटल पे बैठना बंद कर दे, होटल पे सियासी बात करना बंद कर दे, बच्चों की तालीम पे फोकस करने लगे। दिन भर में 200 रुपए का गुटखा खा लेते हैं तो महीने का 6000 का हो गया। 400 रुपया सीबीएसई फीस में लेता हूँ फैजान में, 400 रुपया सीबीएसई स्कूल में फीस लेता हूँ, वो भी नहीं देते। और डेली 200 रुपए का गुटखा खाते हैं, जानता हूँ मैं, भट्ठा मालिक है तमाम लोग। तो हमको भी इस चीज की अहमियत नहीं, आप लोग जो बैठे हैं आपको इस चीज की अहमियत है। इसीलिए बिस्मिल्लाह मैंने दिल्ली से की है कि ये चुनाव मुझे एमपी एमएलए भाई क्या बन जाएंगे, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह होगी। अल्लाह ताला ने इतना दिया कि अगर दाल रोटी घटे, गोश्त रोटी हटेगी नहीं तो दाल रोटी घटेगी नहीं इंशाल्लाह। मगर मुझे दर्द है, मेरे अंदर एक सोच है कि अगर आज हम बोल रहे हैं, मैंने उसको बुलवाया, उस बच्चे को, अजीम को देखता हूँ, ये सब मदरसे से निकल के बच्चे आए हैं और इनके अंदर जो मतलब जो एनर्जी है वो शायद मुझ में नहीं है। स्कूलों में जाता हूँ, इतनी जबरदस्त तकरीरें कर रहे होते हैं बच्चे, इतनी जबरदस्त क्विज़ में काम कर रहे होते हैं, और रूरल एरिया के बच्चे अर्बन एरिया के बच्चों से 3 गुना ज्यादा पोटेंशियल, मगर उनको लाइन अप नहीं हो पा रहा, उनको एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल पा रहा, उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे। तो हम लोगों को इस पे काम करना है। और मैं नेता बनने नहीं आया, ना मैं नेता हूँ, ये आप जो लोग इटवा में रहते हैं कुछ दीजिए। मैंने हमेशा ये बात कही है कि मैं एक टीम क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरे कुछ सोच है कि मैं अपने क्षेत्र के बारे में एजुकेशनली जो हम बैकवर्ड है उसको फॉरवर्ड करें। बधाई बहुत फॉरवर्ड है, शोभी भाई वगैरह हैं, जज साहब वगैरह, नकवी साहब, हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार और बहुत साथी लोग। हमारे यहाँ आज भी अगर कोई मैयत हो जाती है तो मैं पूछता हूँ मिट्टी कल कई बजे होगी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग बम्बई, पूना, वापी, बच्चे बाहर, और वो वहां पे सब कोई सेठ नहीं है। कल्लू भाई तो बोले सेठ है प्रधान जी, वहां सब सेठ नहीं, बेचारे 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करते हैं। अगर हम वहां पर उनको कोई इस तरह का काम दे दें, कारखाने खुल जाए, जो काम वो वहां कर रहे हैं वही काम यहाँ एस्टेब्लिश कर देगा। अभी कल्लू भाई ने अपने वहां वाले जो वहां खोले में क्या कहते हैं, देहरादून में जो फैक्ट्री खोले तो बढ़िया वाले, मेरी बात हुई उनसे, कई लोगों से बात हुई, मगर ये एक जब एक ग्रुप बनेगा, कोई लीडरशिप होगी, तब ये चीजें बन सकती है। 8-10 हज़ार रुपए की जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है, मैयत को इंतजार करना पड़ता है। अभी भी हमारे इलाके में हर साल कम से कम करोड़ों रुपए का भी, सितंबर में अल्लाह न करे बाढ़ आएगा तो करोड़ों रुपए का नुकसान तय। कोई जाके बात करने वाला नहीं। माता प्रसाद साहब स्पीकर थे, तमाम लोग अपने लोग बीएमपी एमएलए थे, ऐसा नहीं है, कोशिश किया, कुछ लोगों ने किया, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो रहा, मगर जो अप टू द मार्क होना था वो नहीं हुआ। आज भी फसल जलती है से लोग खड़े होकर देखते, फायर स्टेशन नहीं है, खासतौर पे उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है जहां आपको बनाया जा रहा है कि जहां आप दूसरे लोग पहुंच सकते हैं। जो परसिमन की बात कर रहे थे बाबू, जब हम अपने ना तो प्रधान बना पा रहे हैं, ना एमएलए बना पा रहे हैं, आप बताइए पिछले 5 साल 6 साल से मैं संघर्ष कर रहा था, कांग्रेस से चुनाव लड़ता, मैं जीतता चाहे हारता, तब योगी को हराने लगे। 87 साल की उम्र में एमएलए बना दिया चाचा को, जब से एमएलए बने हैं कम से कम कुछ नहीं तो 3 महीने से पीजीआई में, 10 दिन के स्लॉट में, कभी 5 दिन के स्लॉट में, आज भी पीजीआई में। 87 साल का आदमी क्या कर सकता है भाई? जैसे खेल है, क्रिकेट है, तेंदुलकर गए,
ये गवास्कर गए तो कपिल आए, कपिल गए, तो ये एक सिस्टम है। आज अरशद आए हैं, कल हम जाएंगे, अजीम आएंगे, तमाम लोग आएंगे, और एक जज्बे से काम करना है। आप लोगों का मैंने बहुत वक्त लिया और मैं आप सब लोगों से फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये कोई सियासी मैदान यानी टिकट की जो चिंता छोड़ दीजिए। मैंने हमेशा कहा, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, टिकट बुला के दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिता नहीं पा रहे हैं आप लोग की अलग बात है, टिकट लाने की जिम्मेदारी हमारी। मैंने सपा का भी टिकट हो गया था, पानी जी अगर प्रतिष्ठा न बनाते, अगर वो प्रतिष्ठा न बनाते और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगना गए होते कि गवर्नर बना दो इनको, तो टिकट आपका था। फिर बाद में उनसे कहा बासी चले जाओ, वो वहां नहीं गए, उसमें भी वो बना दी। आधे एक घंटे के लिए मुझसे कहा कि डुमरिया में लड़ जाओ। मैंने कहा केमिस्ट्री की तैयारी की, फिजिक्स का इम्तिहान दिलवाना चाहेगा। मैंने कहा भाई मैं ग्रास रूट पे वही जगह स्टैब्लिश हो चुका हूँ, अब मैं जाऊँ दूसरी जगह लड़ जाऊँ। दो लोग, एक आदमी वैसे, दो लोग एक दूसरे को तबर्रा पढ़ रहे हैं, वो दोनों मिलकर मुझे तबर्रा पढ़ने लगे। गलत तो नहीं कह रहा। तो मेरे दोस्तों, चूंकि मेरा हवाई वतन डुमरियागंज है, करम भूमि मेरी इटवा है और शोहरतगढ़ में मेरा ननिहाल का पूरा बॉर्डर है, तो मुझे ऊपर वाले ने चाहा और आप लोगों की दुआएं रही इंशाल्लाह, तो आप लोग यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो मैं बड़ी बात से तौबा कर रहा हूँ, वैसे तो हो सकता है ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, भाई चलाए हुए हैं। सपा, आरएलडी और कांग्रेस तो आ ही चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मऊ में जो समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके समर्थन में घोषणा भी कर दी, हम लोग की ड्यूटी भी लग गई। तो हम लोग तो मिलकर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हो सकता है आखिरी तक बहन जी भी आई है, चांसेस। तो ऐसे हालात में दलित, माइनॉरिटी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हर जाति बिरादरी में इंशाल्लाह मैं वोट लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं है। कभी मैंने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की है, ना करता हूँ। हाँ, जब कहीं सम्मान पे, स्वाभिमान पे बात आएगी या आई है, तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये यहाँ खड़ा हूँ और मैं डरता हूँ किसी तो सिर्फ पाक परवरदिगार से डरता हूँ, बाकी दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे मोदी हो, चाहे योगी, कोई भी हो, अगर हमारे जो कुछ लिखा होगा हमारा अच्छा होना तो होगा, बुरा लिखा होगा तो बुरा होगा। ये आप मेरा मिजाज जानते हैं सभी लोग। तो बहरहाल इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से फिर से एक मर्तबा, जिस तरह से आप लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, आप लोगों ने जिस तरह से अपने अखलाक का मुजाहरा किया, सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अहमद भाई, हम लोग स्पेशली, मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोग मुसलमान घर में पैदा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमको भी मुसलमान बनने की जरूरत है। बहुत गहरी बात है, हमको मुसलमान बनने की जरूरत है। हमको अपने लेन देन में बहुत अच्छा करना है, हमको अपना अखलाक अच्छा करना है, हमको एक दूसरे की मदद करनी है। वो एक दूसरे की मदद ये नहीं कि सिर्फ अरशद जो है असलम की मदद करे और जो है वो जमाल की मदद करे। हमारा पड़ोसी कोई भी हो, हमारे हिंदू भाई क्यों हमसे थोड़ा दूर हो गए, हमने अपने अखलाक में गिरा हुआ है। आप अच्छा कर लो इंशाल्लाह, इसी साल भर में देख लो आप पिक्चर बदल जाएगी, बिल्कुल इंशाल्लाह। और पिक्चर बदलने जा रही है, क्योंकि अब ठाकुर पंडित हमने देखा फॉरवर्ड कास्ट वर्सेस, अभी आज बलरामपुर में मैंने देखा होगा आपने, तुलसीपुर की विधायक के भतीजे ने 4 जो है दलितों को मार के लिटा दिया और खाने में घुस के मारे। तो ये सब अखलाक अच्छे करने की एक्टिंग कर रहे हैं पिछले 8-9 साल से, और हमको ये विरासत में मिला, हमने उसको खोया, हमको उस पर काम करना, एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है, गर्ल्स एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है। ये हम लोगों के मैनिफेस्टो में इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में, ना सिर्फ डुमरियागंज, जीबीएस में, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थ तक। एक और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश का एक जिम्मेदारी दे रही है प्रियंका जी, महासचिव बना रही है, जो इमरान मसूद साहब को बनाया। और शायद ये भी इत्तेफाक है, मुझे तो पता नहीं था कि जीबीएस के भी कुछ लोग हैं, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर मंडल का ही प्रभारी भी बनाया जाता है। ये पहले से जैसे लोगों को पता चल गया था कि आज का ये मामला बनना है, अल्लाह ताला अपने आप रास्ते बना देता है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं बातों के साथ, इस जो भी आप लोग शेर पढ़ रहे थे कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, इंशाल्लाह जरूर निकलेगा। और मेहनत करना, हिम्मत कभी टूटने की जरूरत नहीं है। ज्यादा लंबी बात हो गई, आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा ये बात कर रहे हैं तो उसमें जो लोग, आप लोगों के पास अगर कोई मशवरा है तो मैं यहाँ से माइक भेज देता हूँ, या अगर कोई भी अपना साथी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें भी जरूरी है कि छोटा भी बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देता है, बहुत अच्छे। एक दिन मैं आपको बताऊं,
भूखे तो बहुत हैं आप लोग, मुझे लग रहा है। हमारा बेटा छोटा वाला जो है अब्दुल्ला, वो एक दिन कपड़े पहन रहा था, बनियान पहनने लगा, वो उल्टी पहन कर। अजीम जानते हैं इस मामले में। तो मैंने कहा बेटा ये उल्टी है, इसको सीधी करके पहनेगा। बोले अब्बा उल्टी नहीं है, सीधी है। तो मैंने कहा बेटा ये उल्टी है, देखो इसका फ्लैग जो है पीछे की तरफ आ रहा है, अंदर जाना चाहिए। बोले यही तो गड़ता है मुझे। बोले जब मैं उल्टी आपके हिसाब से उल्टी और मेरे हिसाब से सीधी पहनता हूँ तो नहीं गड़ता है। वो दिन था, मैंने जहन में पहना और भाग गया। मैंने अब नहा के निकला तो मैंने बोला यार ना उल्टी पहनी। वो दिन है आज तक देखिए उल्टी पहन कर ये देखिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी आदमी काम की बात बता सकता है। 6-7 साल का तो मैं छोटे अपने भाइयों से जो जामिया में पढ़ रहे हैं, जो अभी जॉब में आए हैं, बहुत सारे सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, जो भी मुझसे सवाल पूछना चाहें मैं आपकी अदालत में खड़ा हूँ, आपके भाई की शक्ल में हूँ, और बेझिझक मुझसे पूछिए कि मैं आपके जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बहुत सारे पत्रकार हैं, अहमद भाई ने पहले कभी मेरी ग्रिलिंग फोन पे इतनी कर दी। मैंने कहा चलो भाई अहमद भाई से तो मुलाकात करनी, क्योंकि इनको लेके जाना है इंशाल्लाह, चुनाव में इनकी निजामत में होना है इंशाल्लाह। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पूरे तरोताजा दिमाग से, दिल से मुत्तहिद होके, और मुत्तहिद होके औरों को भी साथ में लाना। मैं आपको बताऊं कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं तो उस गांव के दलित यादव पिछड़ी दोस्ती कर लेंगे, 1 महीना 2 महीना पहले बहुत दोस्ती करेंगे, आओ बौरी खावा जाए, आओ बजिया बना है तो दोस्ती कर लेंगे और वोट अपना ले लेंगे। इस तरह से हिकमत से काम करना है, शोर शराबा नहीं करना है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं करना है। मैं जब पहला चुनाव लड़ा 17 में तो स्पीकर साहब माता प्रसाद जी काले काले कमांडो लेके घूम रहे थे और विधवा वाले कुछ हाथी न रखने थे, तो मैंने निकाला 40-42 राइफल और 10-12 गाड़ी। जिस गांव में पहुंचू साला गाँव में छोड़ के मैं नहीं भागा। तो मैंने कहा आप कम करो यार, धीरे 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 धीरे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अकेले घूमता हूँ, किसी की मोटरसाइकिल में बैठ के कहीं भी चला जाए। अरे अशोक सिंह भी आए थे जी जी जी, तो वो भी हाँ अशोक सिंह तो बस्ती से आए थे, हम तो यही कहते नहीं, हमको चूंकि जिससे लड़ना था तो उससे मुझे बड़ा फायदा मिला। तो लोग थोड़ा किनारे करना यार, आदमी तो लड़वाए है। जैसे हमसे प्रियंका जी बोली कि ये एक वर्ड भौकाल जो है यूपी में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वो लोग पुरानी जो इनोवा उसमें बैठ के चल देती है, अब की इनके लिए इनोवा की नई गाड़ी मंगवाई गई, वो डिफेंडर। सिंपल लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। क्यों मंगाई? जो एआईसीसी के जो मेंबर्स थे, खासतौर के राजस्थान से विधायक हैं गुजर जी, बोले नहीं दीदी आपको डिफेंडर में चलना है। बोले क्यों डिफेंडर में चलूंगा? बोले नहीं दीदी ये यूपी है, यहाँ भौकाल चलता समझ रहे हैं? तो भौकाल जरूरी रहता है, मगर हमें नहीं लगता है भौकाल की जरूरत।